आज राज्यसभा में होगी आपराधिक मामलों से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह देंगे सदन में जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल आज लोकसभा में हो सकता है पास। लोकसभा से पारित नए आपराधिक कानून में पहली बार की गई आतंकवाद की व्याख्या। मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध के लिए मिलेगी मौत की सजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए कानूनों का मकसद दंड के साथ न्याय सुनिश्चित करना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन। विपक्ष के व्यवहार की आलोचना। बीजेपी किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन आज। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम। 1,500 से ज्यादा पन्नों वाली एएसआई की सील बंद सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी की अदालत दे सकती है अहम फैसला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमास और मिस्र के बीच बिना किसी नतीजे के खत्म हुई वार्ता। इजरायली सेना ने कहा, हमास के नेतृत्व वाले सुरंग नेटवर्क का हुआ खुलासा। गजा में मानवीय सहायता पर संयुक्त राष्ट्र में हो रहे मतदान में भी हो रही है देर। और खेल की खबरों में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला आज। तो वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से मुंबई में खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र टेस्ट मैच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र कई मायनों में याद किया जाएगा। कई ऐसे बिल पास हो रहे हैं जिनकी चर्चा लंबे समय से थी। उनमें से एक है आपराधिक मामलों से जुड़े 3 विधेयक जो बीते कल लोकसभा में पारित हो गए। अब आज राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। ये तीनों विधेयक ब्रिटिश काल के हैं और अब राज्यसभा में आज पारित हो जाने के बाद ये आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह उच्च सदन में इन विधेयकों पर चर्चा के बाद अपना जवाब देंगे। इससे पहले बीते कल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि ये विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। इसके अलावा संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के लिए आज पटल पर रखेंगे, जहां संभव है कि आज ही ये बिल भी पारित हो जाए। ये विधेयक भी बीते कल लोकसभा में पारित हो चुका है। चर्चा का जवाब देते हुए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों में उपभोक्ता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। फर्जी पहचान से सिम लेने पर 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं लाइसेंस व्यवस्था का सरलीकरण कर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए स्पष्ट नीति, साइबर सुरक्षा व टेलीकॉम नेटवर्क सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा बनाना और इंटरसेप्शन के लिए कानूनी प्रावधान बनाना इस विधेयक के उद्देश्यों में शामिल है। वहीं आज लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों नियुक्ति, सेवा शर्तें व पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक के जरिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और किताबों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। राज्यसभा इन दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री यानी कि नकल उतारने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं। खुद जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो इस संवैधानिक पद और कुर्सी का अपमान सहन नहीं करेंगे।
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में अब अपनी चिंता जताई है, जिसके बाद पूरी बीजेपी इस मामले में खुलकर सामने आ गई है और कह रही है कि इस विषय पर विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सभापति जगदीप धनखड़ से बीते कल मुलाकात की और अपनी चिंता जाहिर की। बीते कल जिस तरह से इस मामले पर सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये मसला अभी और आगे बढ़ेगा। वहीं इसी बीच बीजेपी के किसान मोर्चा ने भी कहा कि ये उनके समुदाय का अपमान है। बीते कल कई प्रदर्शन किए गए और वहीं अब आज किसान मोर्चा देशव्यापी आंदोलन करने जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं और आज राष्ट्रपति निलयम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। वहीं बुधवार की शाम राष्ट्रपति ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में MNR शैक्षणिक संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की जरूरतों, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में वंचितों को प्राथमिकता में रखा जाए। उन्होंने ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल देने की भी आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना की समृद्ध संस्कृति और परंपरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और हैदराबाद के IT कर्मचारी सबसे ज्यादा मांग में हैं। राष्ट्रपति कल यानी कि शुक्रवार को राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों, शिक्षाविदों आदि के लिए राष्ट्रपति निलयम में एकजुट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी। वहीं राष्ट्रपति 23 दिसंबर को राजस्थान के पोखरण में लाइव फायरिंग अभ्यास भी देखेंगी। और इसी के साथ अगली खबर का भी रुख करते हैं, जहां दिल्ली की बात करें तो आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच तेजी से चल रही है और इस सिलसिले में कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब पूछने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के लिए आज 21 दिसंबर की तारीख दी गई है, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 20 दिसंबर से होशियारपुर के गांव आनंदगढ़ स्थित मेडिटेशन सेंटर में 10 दिन के लिए विपश्यना करने का कार्यक्रम बना लिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हों। इससे पहले भी जब ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, तब भी चुनाव प्रचार का कारण सामने रखते हुए वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं आए थे। तो अब देखना यह होगा कि ईडी अब दूसरी बार केजरीवाल के कारणों को किस रूप में लेती है। क्या उन्हें कोई नई तारीख दी जाएगी? अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम है। 1,500 से ज्यादा पन्नों वाली ASI की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी की अदालत फैसला सुना सकती है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत 2 सीलबंद लिफाफे में दाखिल ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर आज अपना निर्णय देगी। ASI ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल की थी। और चलिए अब बात राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बीते कल शाम दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दिल्ली दौरा मंत्रिमंडल गठन के लिए काफी अहम माना जा रहा है। वहीं राजस्थान में CM, डिप्टी CM और स्पीकर के नाम की घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल के गठन पर टिकी हैं। राजस्थान में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर के रूप में पदभार संभालने के लिए नए शासक शेख मैशाल अल अहमद अल जबर अल सबा को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि कुवैत में अमीर के रूप में कार्यभार संभालने के लिए महामहिम शेख मैशाल अल अहमद अल जबर अल सबा को बधाई और शुभकामनाएं। विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारे संबंध और मजबूत होंगे और कुवैत में भारतीय समुदाय आगे बढ़ता रहेगा। अब बात राम मंदिर की। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां दरअसल इन दिनों जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होने वाले अतिथियों के लिए विशेष प्रबंध भी किए जा रहे हैं। वहीं 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है
और इस मौके पर क्या है विशेष तैयारियां वहां की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। हर कोई इस विशेष अवसर का गवाह बनना चाहता है। समारोह को बेहद भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पूरा देश एक होकर रामलला के रंग में रंग जाएगा। इस मौके पर क्या है विशेष तैयारियां, इस पर नजर डालते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सभी परंपराओं के साधु संत के साथ ही किसी भी क्षेत्र में देश का सम्मान बढ़ाने वाले सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं नव स्थापित तीर्थ क्षेत्र पुरम में टीन का नगर बसाया गया है, जिसमें 6 नलकूप, 6 रसोई घर और 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। देश भर के लगभग 150 चिकित्सकों ने क्रमिक सेवा के लिए अपनी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही नगर के हर कोने में लंगर, भोजनालय, भंडारा, अन्य क्षेत्र भी चलेंगे। करीब 4000 संतों को आमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ ही सभी शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सिख और बौद्ध पंथ के शीर्ष संतों को बुलावा भेजा गया है। स्वामी नारायण आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, किसान कला जगत के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा 1984 से 1992 के बीच सक्रिय पत्रकारों को भी न्योता भेजा गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, लक्ष्मीकांत दीक्षित पूजा संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद 48 दिनों की मंडल पूजा होगी, जो विश्व प्रसन्न तीर्थ जी के नेतृत्व में होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर के नगीने जुटेंगे। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री और सेना के अधिकारियों को भी आमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बताया कि गणेश भट्ट, अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे द्वारा रामलला की मूर्ति टियर की जा रही है। तीनों मूर्तिकारों में से जो भी 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेरने में सफल होगा, उसी की मूर्ति चुनी जाएगी। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम जन्मभूमि परिसर को सजाने का काम तेज कर दिया गया है। ऐसे में ये तमाम पहले राम मंदिर की भव्य तैयारियों में और 4 चांद लगाती हुई नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सबका साथ, सबका विकास की भावना से विकसित भारत संकल्प यात्रा ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी नागरिक पीछे ना छूटे। ये सिर्फ और आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है। देश के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी आईईसी वैन घूम घूम कर योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है और बड़ी संख्या में लोग इसके जरिए लाभ भी उठा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर जारी है। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में यात्रा पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उधमपुर जिले की पंचायत बलियान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने तमाम जनप्रतिनिधियों और लोगों को यात्रा में भारी उत्साह से भागीदारी के लिए बधाई दी। उन्होंने अधिकतम संख्या में परिवारों तक पहुंचने, लोगों में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और लाभार्थियों के नामांकन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी योजनाओं को 100% लाभार्थियों और वंचितों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिना किसी लीकेज के केंद्र सरकार से चलकर पालियां पंचायत जैसे देश के सभी गांवों में हर पात्र नागरिक के पास सरकारी सहायता के रुपए भी पहुंच रहे हैं। वो आयुष्मान भारत या सेहत का गोल्डन कार्ड हो, पीएम आवास योजना हो, हर घर में शौचालय हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, पोषण अभियान में मिलने वाला लाभ हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाला गैस कनेक्शन हो, जनधन योजना के खाते हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को ताकतवर बनाने की योजनाएं। स्वाभाविक रूप से इसने देश में एक नई क्रांति पैदा की है। इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों को लैपटॉप भी वितरित किए। सीमावर्ती जिले राजौरी के राजौरी, दरहाल और मंजाकोटे ब्लॉकों की पंचायतों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस अवसर पर कई लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी सफलता की कहानियां साझा की और लोगों के लाभ के लिए इन योजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। मैंने अपना खुद इलाज करवाया आयुष्मान भारत कार्ड से, मेरा कार्ड बना है तो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने खुद स्टेंट बुआए हैं, मेरे घर के 4 परिवार के 4 आदमी ने ऑपरेशन करवाया है, बहुत फ़ायदा हुआ है। 7-8 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है हमें फैमिली में।
हमें गवर्नमेंट ने जो किसानों को मुहैया दिया है 6,000 रुपया, उसे किसान जो भाई हमारे अच्छे ढंग से रोजी रोटी और अपनी जीविका कमा रहे हैं। आज हमारे पास यहाँ पे टीम आई थी, संकल्प यात्रा वाली टीम, और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया यहाँ पे, खासकर टीवी के बारे में और जो स्कीमें निकली हैं गवर्नमेंट ने निकाली हैं जिनका हमें पहले पता भी नहीं था, अब उनने जोड़ा है, हमें बताया भी है और हम काफ़ी हमें नॉलेज मिली है। हम शुक्रगुजार हैं बहुत ज़्यादा टीम का भी और सरकार का भी। केंद्र सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात तमिलनाडु की करते हैं, जिसे मंदिरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पत्थरों पर भी की जाने वाली नक्काशी कला भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर स्थित महाबलीपुरम है, जो कि पत्थरों पर नक्काशी का प्राचीन मुख्य केंद्र है। हिंदू पौराणिक महाकाव्यों पर आधारित विभिन्न मूर्तियों को तराशने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए शिल्प शास्त्र के नियमों का भी पालन किया जाता है। साथ ही काशी में ये नक्काशी कला तमिल संगमम में हिस्सा लेने वाले लोगों के साथ साथ सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम देश की दो प्राचीनतम संस्कृतियों को और ज़्यादा करीब लाने की कोशिश कर रहा है और संस्कृति, संस्कार, अध्यात्म, विज्ञान, कला सब कुछ आपस में समन्वय करते हुए दिख रहे हैं नमो घाट पर। इस वक्त की कहानी जो है वो है स्टोन कार्विंग की। आप देखिए कि जो महाबलीपुरम की स्टोन कार्विंग्स हैं उनको 2017 में जीआई टैगिंग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का सर्टिफिकेट दिया गया स्पष्ट तौर पर। और मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं सतीश कुमार, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन ट्रेडिशनली 19 पीढ़ियों से उनका परिवार ये काम करता है। सतीश, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। जस्ट टेल अस अबाउट द लेगेसी ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्क। The continue for the my generation, I am the 19th generation, the Mahabalipuram. But my father, my great grandfather, everyone doing the carvings. My uncle also carving the do this. So is it the black granite that you are working or something else? How do you make it? Can you just? Yes, just to explain for you. That's not black granite. That's for the different kind of the coming for the colors, the stones. You know the four kind of stones. Just an example, I tell it. What are the stones in a? That first the green stone. After the soft stone, after the marble, then we can make the Durki stone. Durki stones called for the Kadapa stone. We can coming for different places for these stones. How is the experience coming to Kashi Tamil Sangamam, and how is the feedback from people that you are getting? Yes, sir. Because my handicraft board is here in Badalalpur, in the Varanasi. You know I can respect for him. My officer is recommend for him. I already in the participant 10 days in the Badalalpur, the stall. Then I'm working there. He is okay. Then he is the refer for me. Then we can go get it the Tamil Kashi Sangamam. Already in the Tamil Kashi Sangamam is first one is do there. The second one is participant for here. That one is you can recommendation, but my name is you can say selected. Then he is but good responsible sir. Here's the people very nice. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर काशी में काशी तमिल संगमम की दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि काशी में कई पीढ़ियों से तमिल लोग रह रहे हैं और जो अब काशी के भाव और भाषा में भी रंग चुके हैं। काशी में तमिलनाडु की परंपरा में बना चक्रलिंगेश्वर मंदिर भी कई पीढ़ियों से तमिलनाडु से काशी आए परिवारों को जोड़कर रख रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट, जिसमें दो संस्कृतियों के मेल की गंगा बहती नजर आ रही है। 17 से 30 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ये तो तय है कि तमिलनाडु के दिल में कई काशियां बसती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी के दिल में भी एक छोटा सा तमिलनाडु बसता है? आइए आपको ले चलते हैं इस दिव्य और भव्य यात्रा पर। गंगा के किनारे काशी के 80 घाटों में कुछ घाटों पर मिनी तमिलनाडु बसता है। हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, हनुमान घाट। काशी के केदार खंड में इन घाटों पर रोज होता है काशी तमिल संगमम, और ये संगम आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। काशी के हनुमान घाट पर काशीनाथ शास्त्री के पुरखे
कई पीढ़ियों पहले तमिलनाडु से पैदल चलकर काशी आए। काशी के नाम पर इतना सम्मान है। इसी प्रकार तिरुनेलवेली के तिरुचेंदूर मंदिर में गया, रामेश्वरम मंदिर गया, वहाँ जब पता लगता है कि ये काशी से आए हैं तो इतना सम्मान है जैसे बाबा विश्वनाथ स्वयं पहुँचे हैं। इनके हंसते खेलते परिवार में आज भी इनके 94 साल की बूढ़ी माँ अपने पोतियों के साथ हर रोज तमिल भाषा में अटखेलियां करती हैं। हिंदी वालों भी है, तमिल वाला है, तेलुगु वाला, सब लोग आके ठहरे हैं ना काशी में। यहीं घर द्वार हो गया, यहीं बैठे। काशी की इन गलियों में तमिलनाडु की परंपरा में बना चक्रलिंगेश्वर मंदिर कई पीढ़ियों से तमिलनाडु से आए काशी परिवारों को जोड़कर रखता है, आस्था के साथ, अपनी सनातन द्रविड़ संस्कार की जड़ों के साथ। काशी और तमिल और द्रविड़ संगम, द्रविड़ सभ्यता को जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः जो है इसको प्रतिष्ठापित जीवित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो द्रविड़ सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन, जो कि यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी एकदम नहीं है। और जब ये सब चालू हुई है पिछले साल से, सब लोगों को मालूम चला द्रविड़ सभ्यता क्या है, कैसे है वहाँ के लोग और वहाँ का कल्चर क्या है। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने आए लोगों के लिए तमिल भाषा के मूर्धन्य कवि सुब्रमण्यम भारती का प्राचीन घर और उन पर बना पुस्तकालय भी आकर्षण का केंद्र है। पास ही आदि शंकराचार्य की परंपरा में कांची काम कोटीश्वर महादेव के भव्य मंदिर में भी लोग नित्याभिषेक पूजा का हिस्सा बन रहे हैं। जाहिर तौर पर काशी के दिल में बसा है तमिलनाडु और तमिलनाडु के दिल में छोटी सी काशी। काशी और तमिलनाडु का आदिकाल से ही बहुत बड़ा संबंध रहा है। भगवान रामेश्वर जी ने, रामनाथ जी ने जब भगवान रामेश्वर का स्थापना किया था, उससे पहले काशी से हनुमान जी ने जो है यहाँ से मिट्टी लेके गए थे और वहाँ पर एक विश्वनाथ जी का उन्होंने स्थापना किया। उसी प्रकार काशी में जो काशी विश्वनाथ जी को प्रतिदिन बिल्व अर्पण होता है, उसमें राम राम इस तरह लिख के बिल्व अर्पण किया जाता है। तो इस प्रकार काशी और तमिल, उसी तरह जैसे यहाँ पर काशी है उसी प्रकार तमिलनाडु में शिव काशी है। प्रधानमंत्री मोदी की काशी तमिल संगमम की पहल से तमिलनाडु से आए काशीवासी अभिभूत हैं, आनंद में हैं। पूरे काशी वाले ही अंदाज में सब कुछ बाबा संभाल लेंगे, हम तो अपनी मस्ती में रहना ही जानते हैं। काशी के मिनी तमिलनाडु से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां संघर्षग्रस्त गजा पट्टी में युद्ध विराम फिर से शुरू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी बीच इजराइल हमास युद्ध में नए युद्ध विराम पर बातचीत के लिए हमास के नेता इस्माइल हनिये ने बुधवार को मिस्र की राजधानी काहिरा की यात्रा की, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। आमतौर पर कतर में रहने वाले हमास के नेता इस्माइल हनिये ने 1 माह से ज्यादा समय बाद काहिरा की यात्रा की है। एक फिलिस्तीनी अधिकारी के मुताबिक मिस्र ने एक और मानवीय संघर्ष विराम के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन अस्थायी समाधान के इस प्रस्ताव को हमास ने अस्वीकार कर दिया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात खेलों की, जहां इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने 46 साल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 10 टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम के पास इतिहास रचने का ये खास मौका। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।